अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ नेज़ल डिजीज़ की। अब ऑब्वियसली देयर आर वेरियस डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ नेज़ल डिजीज़, तो इस वीडियो में हम कुछ को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ हमने सिम्टम्स को अगली क्या कहते हैं आने वाली वीडियोस में क्या कहते हैं ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले सिम्टम पढ़ते हैं नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ नेज़ल एंड पेरानेज़ल साइनस डिजीज़। Your nasal obstruction, it could be either intermittent or constant. It could be either unilateral or bilateral, congenital or acquired, acute or chronic in nature. अगर तो congenital हो तो जिसकी इन्होंने वो फर्दर डिफरेंट कॉजेज दी हुई हैं उनमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट याद रखनी होगी। congenital की तीन होती हैं: coronal atresia, congenital tumors, atresia और stenosis of the anterior nares, whereas acquired में फिर फर्दर acute और chronic आ जाती हैं। ऑब्वियसली सारी नहीं याद हो सकती, तो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लेनी कि एक्यूट में हमारे पास वायरल एंड बैक्टीरियल राइनोसाइनसाइटिस आ जाता है, कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है, सेप्टल हीमोटोमा एंड सेप्टल एप्सिस आ जाता है एंड ट्रॉमा आ जाता है नोज को। वेरस क्रॉनिक में डीएनएस विच इज़ डेविएटेड नेजल सेप्टम वो कॉज आ जाती है, पॉलिप की कॉज आ जाती है, क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस की कॉज आ जाती है, नेजल एलर्जी की, वेजोमेटर राइनाइटिस, enlarged adenoids, tumor of the nose or paranasal sinus, chronic granulomatous inflammation, rhinolith, hypertrophic terminate nasal syncytia which is also known as nasal adhesions और एट्रोफिक राइनाइटिस की वजह थी। तो इनमें से एटलीस्ट जो डीएनएस और पॉलिप्स वाली है, जैसे में से जिस तरह फॉरेन बॉडी और बैक्टीरियल एंड वायरल राइनोसाइनसाइटिस की है, ये तीन या ये चार पाँच हमने क्या कहते हैं याद रख लेनी। क्रॉनिक में से भी तीन चार, उसमें से भी तीन चार एटलीस्ट याद रख लेनी कॉजेस। और जब हम जब जब भी कोई नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट आएगा हमारे पास, तो उससे हिस्ट्री में हम क्या क्या पूछेंगे, उसकी ड्यूरेशन पूछेंगे, कब से है, ऑनसेट पूछेंगे, कब स्टार्ट हुआ था, प्रोग्रेशन पूछेंगे नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की कैसे हुई, सिवेरिटी पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी पूछेंगे नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की, पूछेंगे वेदर इट्स यूनिलेटरल और बायलेटरल। एंड देन एक चीज़ होती है नेज़ल साइकिल। नेज़ल साइकिल जो कि हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी होती है, लेकिन हमको ये ज़्यादातर जब नज़ला होता है या फ्लू कॉमन कोल्ड जब होता है तब ज़्यादा फील होती है, वैसे नॉर्मली फील नहीं होती। नेज़ल साइकिल इज़ बेसिकली एन अल्टरनेटिव चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द नेज़ल पैसेज ऑन ईच साइड। और ये हमें नज़ले में जब ज़्यादा फील होता है कि एक साइड की नाक बंद हुई हुई होती है और एक साइड की नाक खुली हुई होती है। वो जिस साइड की नाक बंद हुई हुई होती है वहाँ पे वो जो नेज़ल पैसेज जो होता है उसका उसमें बेसिकली ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही होती है, इस वजह से वो वाली जो नाक होती है वो बंद हुई हुई होती है, वजह से जो दूसरी खुली होती है वहाँ पे जो नेज़ल पैसेज की रेजिस्टेंस जो होती है वो कंपैरेटिवली लेस हुई हुई होती है। कि जो नेज़ल पैसेज है इसको उन्होंने आगे फिर बताया हुआ भी है कि एट वन टाइम वन नेज़ल पैसेज इज़ मोर it is more patent and working while the other is resting, and this cycle is under autonomic control and most people are unaware of it, but patient with nasal obstruction on both sides become aware and then he or she will complain of it. हम पोस्चर के इफेक्ट का भी पूछेंगे, एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स पूछेंगे, एसोसिएटेड फैक्टर्स पूछेंगे। ये तो चीज़ें हम ऑलमोस्ट हर सिलेंडर के साथ ही पूछेंगे। इफेक्ट ऑफ पोस्चर में ये है कि यूजली ड्यूरिंग स्लीप ये देखा जाता है कि जिस करवट में जिस साइड पे आप सो रहे होंगे उस साइड की जो नोज़ है वो ब्लॉक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट साइड पे करके सो रहा हूँ करवट, तो जो मेरी राइट नोज़ होगी वो इवेंचुअली ब्लॉक हो जाएगी, या अगर मैं लेफ़्ट पे सो रहा हूँ तो जो लेफ़्ट नोज़ होगी वो इवेंचुअली ब्लॉक हो जाएगी। एंड ये क्यों होता है? दिस ऑकर्स ड्यू टू वीनस टेसिस एंड ड्यू टू इंगोर्जमेंट in engorgement of the cavernous tissues of the inferior turbinate on that undersided nose. लेट्स सपोज अगर राइट साइड पे सो रहा हूँ तो जो राइट साइड वाली नोज होगी उसमें वीनस टेसिस डेवलप होगा और उसमें कैवर्नस टिश्यूज़ की ऑफ द इन्फीरियर टर्बिनेट की इंगोर्जमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो राइट साइड वाली नोज जो है वो इवेंचुअली ब्लॉक हो जाती है। तो ये था एक सिम्टम। देन हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है विच इज़ योर राइनोरिया। राइनोरिया इज़ बेसिकली डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। इट कुड आइदर बी वाटरी, म्यूकॉइड, mucopurulent or blood stain, and it can either be unilateral or bilateral और depending upon the nature of rhinorrhea उनकी डिफरेंट कॉजेज दी हुई हैं। जिस तरह वाटरी में हमारे पास जो मेन आ जाता है जो कि याद रखना है हर हाल में वो है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस के अलावा वेसोमोटर राइनाइटिस भी होता है, एक्यूट वायरल राइनोसाइनसाइटिस भी होता है जिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन कोल्ड, एंड CSF राइनोरिया भी होता है। एलर्जिक राइनाइटिस का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उसमें जो पेशेंट आएगा ही और शी वुड हैव बायलेटरल एपिसोडिक वाटरी राइनोरिया विद स्नीजिंग एंड इचिंग ऑफ द नोज। फिर म्यूकोप्यूरुलेंट में हमारे पास आ जाती है एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनसाइटिस, क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस, enlarged एडिनोइड्स एंड कोएनल एट्रीजिया। ब्लड स्टेन में हमारे पास एग्जांपल कॉजेज की आ जाती हैं ट्रॉमा, सिवियर राइनोसाइनसाइटिस, malignant ट्यूमर्स एंड फॉरेन बॉडीज और राइनोलिथ।
जो ओल्ड इंडिविजुअल्स होंगे उनमें अगर यूनिलेटरल और ब्लड स्टेन नेज़ल डिस्चार्ज मिलेगा तो हमारा जो मेन डायग्नोसिस जाना चाहिए वो जाना चाहिए, मेन जो कॉज जाना चाहिए दिमाग में वो जाना चाहिए टूवर्ड्स मेलिग्नेंट ट्यूमर। वेरएस अगर किसी बच्चे में यूनिलेटरल ब्लड स्टेन नेज़ल डिस्चार्ज हो, यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग एंड ब्लड स्टेन नेज़ल डिस्चार्ज हो, तो उस केस में हमारा जो मेन कॉज की तरफ जाना चाहिए वो जाना चाहिए फॉरेन बॉडी या राइनोलेट, क्योंकि बच्चों का ये कि बच्चे ज़्यादातर अपनी नाक में छरा हो गया या कोई दाना हो गया वो घुसा लेते हैं, तो उसकी वजह से उनमें फिर क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं ब्लड स्टेन राइनोरिया हो सकता है। एंड अगेन जो राइनोरिया का पेशेंट होगा उसकी हिस्ट्री में हम क्या क्या पूछेंगे, द ड्यूरेशन, ऑनसेट, कोर्स एंड प्रोग्रेशन ऑफ द डिस्चार्ज, अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज, वेदर इट्स यूनिलेटरल, बायलेटरल, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स और एसोसिएटेड सिम्टम्स। फिर हमारे पास आती है स्नीजिंग और इचिंग। स्नीजिंग तो इवन दो इट इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना क्या कहते हैं, लेकिन अगर कभी वो एक्सेसिव हो जाए, जो कि इन कंडीशन में देखी जाती है, एक्सेसिव स्नीजिंग इज करेक्टराइज्ड एज मोर देन स्नीजिंग मोर देन 10 times एट अ टाइम। तो और हमें पता है स्नीजिंग होती है ड्यू टू इरिटेशन इन नेजल म्यूकोसा। अब एक्सेसिव स्नीजिंग की क्या क्या कॉज हो सकती हैं, एलर्जिक राइनाइटिस, विजोमोटर राइनाइटिस एंड कॉमन कोल्ड। एपिस्टैक्सिस जो है वो हम अलग से डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे इन डिटेल। पोस्ट नेजल ड्रिपिंग जो है, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग का ये कि पोस्ट नेजल ड्रिपिंग इट ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ नेजल सिक्रीशंस एंड ड्यू टू इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा। कौन सी कंडीशन में देखी जाती है, एक्यूट और क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस में देखी जाती है। पोस्ट नेजल ड्रिपिंग बेसिकली ये होता है कि लेट्स सपोज जब भी हमें नज़ला होता है तो नज़ला तो होते हुए जब हम इनहेल करते हैं डीपली, मतलब जब हम करते हैं तो वो जो बैक ऑफ द थ्रोट में वो जो हमारा बलगम आता है या वो जो म्यूकस आता है, दैट इज़ बेसिकली और पोस्ट नेसल ड्रिपिंग। और ये नॉर्मली भी हो रहा होता है, लेकिन जब भी किसी इंडिविजुअल को कोल्ड हो गया तब उसको ज़्यादा फील होता है कि पोस्ट नेसल ड्रिपिंग इज अ थिन फिल्म ऑफ म्यूकस इज प्रेजेंट ओवर द nasal mucosa as we all know, and due to ciliary movement this film is transported continuously towards the pharynx posteriorly, और नॉर्मली इट इज़ नॉट नोटेड बाय पर्सन। लेकिन वेन एवर ये कहते हैं किसी भी पर्सन को वो हो गई हो क्या कहते हैं एक्यूट या क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस हो गया या कॉमन कोल्ड हो गया, तो उसमें उस केस में क्या होता है कि देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ नेजल सिक्रीशन एंड इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा विच इज़ देन नोटेड एज पोस्ट नेजल ड्रिपिंग। फिर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम आ जाती है हेडेक एंड फेशियल पेन, जो कि मोस्ट कॉमनली जिस चीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है दैट इज साइनसाइटिस। जब भी किसी बंदे को हेडेक या फेशियल पेन हो रहा होगा और वही नेज़ल सिम्टम अगर हो, तो उसमें हमारे पास जो मेन जाना चाहिए डायग्नोसिस वो साइनसाइटिस की तरफ जाना चाहिए। इवन दो लीजन ऑफ एंटीरियर एथमोइडल नर्व कैन ऑल्सो लीड टू हेडेक विच इज़ नोन एज एंटीरियर एथमोइडल नर्व सिंड्रोम। इस केस में भी हेडेक मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो कॉजेज़ होती है वो साइनसाइटिस की होती है। And sinuses, we know that there are different types of sinuses to depending upon the sinus which is enlarged and inflamed, हमको different symptoms मिलेंगे। acute frontal sinusitis के केस में there would be headache in the frontal region which may be localized over the affected sinus। उस केस में पेशेंट की क्या वो कंप्लेंट्स आएंगी कि पेशेंट ये बोलेगा कि जब भी वो सुबह सो के उठता है तो वो जो पेन होता है वो पीरियोडिक होता है और ग्रेजुअली वो पेन बढ़ रहा होता है कि देयर इज़ पीरियोडिक पेन which starts from waking up in the morning and it gradually increases and then it reaches its peak after some time। और होता क्या है कि दोपहर तक या आफ्टरनून तक वो जो पेन होता है वो खुद बहुत ख़त्म हो जाता है कि इट सबसाइड्स इन द आफ्टरनून एज द फ्रंटल साइनस ऑस्टियम इट ग्रेजुअली ओपन्स ड्यू टू ग्रेविटी, एंड जिसकी वजह से जो साइनस है उसकी ओपनिंग हो जाती है एंड जो साइनस की इन्फ्लेमेशन हुई हुई थी, इन्लार्जमेंट हुई हुई थी, वो कम हो जाती है। ये था फ्रंटल साइनसाइटिस के केस में अगर फ्रंटल साइनसिस हमके वो इन्फ्लेम्ड हो। अगर मैक्सिलरी साइनसिस इन्वॉल्व हुए में तो एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस के केस में पेशेंट कंप्लेन करेगा पेन इन योर चीक्स, पेन इन देयर चीक्स एंड पेन इन द मैक्सिलरी रीजन विच विल रेडिएट टू अपर टीथ, गम्स एंड द टेम्पोरल रीजन। एथमोइडल साइनसाइटिस के केस में पेशेंट वुड प्रेजेंट विद पेन विच विल बी लोकलाइज्ड ओवर द ब्रिज ऑफ द नोज बिटवीन एंड डीप टूवर्ड्स द आइस। आँखों के दरमियान में क्या कहते हैं दर्द हो रहा होगा विच वुड ऑल्सो बी अकम्पनीड बाई फ्रंटल हेडेक। ये एथमोइडल साइनसाइटिस की वो कंप्लेंट्स होंगी। एंड स्फिनोइडल साइनसाइटिस के केस में पेशेंट विद प्रेजेंट विद हेडेक इन फ्रंटल, ऑसिपिटल या सेंट्रल वर्टेक्स रीजन, मतलब कि आगे फोरहेड की तरफ या तो दर्द हो रहा होगा या पीछे को सर में दर्द हो रहा होगा या उसको बिल्कुल मिड में सर के दर्द हो रहा होगा स्फिनोइडल साइनसाइटिस के केस में। क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस के केस में जो पेन होता है इट इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज हैवी फीलिंग इन द हेड के सर में भारीपन सा फील हो रहा है और अ डल एक ओवर द साइनसिस। एंड अगेन इसकी जब हम साइनसाइटिस वाले पेशेंट की हम हिस्ट्री लेंगे तो उसमें हम उससे पेन की ड्यूरेशन, ऑनसेट,
पूछेंगे वेदर पेन इज़ कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट, एंड इन द केस ऑफ इंटरमिटेंट वी वुड देन आस्क कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है पेन की एंड टाइमिंग क्या क्या होती है। प्रोग्रेशन का पूछेंगे वेदर द पेन इज़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या स्टेइंग कांस्टेंट। सिविरिटी पूछेंगे पेन की एंड इट्स अफेक्ट ऑन नॉर्मल रूटीन। कैरेक्टर ऑफ द पेन, साइट एंड रेडिएशन ऑफ द पेन, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स, एसोसिएटेड सिम्टम्स और अफेक्ट ऑफ पोस्चर ऑन द पेन, क्योंकि जो साइनसाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनका यूजली देखा जाता है कि जब भी वो झुकते हैं तो झुकने से उनके सर में शदीद क्या कहते हैं दर्द होता है। ये साइनसाइटिस की एक और फाइंडिंग होती है। चेंजेस इन वॉइस टोन, जो कि अगेन जब नज़ला होता है तो हम देखते हैं कि हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है, विच इज़ नोन एज राइनोलेलिया। ये अगेन मैं जब हम आगे की वीडियोस पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आ जाती है डिस्टर्बेंसेस ऑफ स्मेल। 5 तरह की होती हैं। एनोस्मिया, एनोस्मिया क्या होता है? इट इज़ टोटली ये कहते हैं एब्सेंस ऑफ स्मेल, टोटल लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज़ नोन एज एनोस्मिया, वेयर एज हाइपोस्मिया इज नोन एज पार्शियल लॉस ऑफ स्मेल। And दोनों anosmia and hyposmia, these both conditions occur due to any obstructive lesions which prevents the air to reach the olfactory area। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जब क्या कहते हैं एयर olfactory area में जाएगी, देन आगे हमने पूरा पाथवे पढ़ा था स्मेल का, उसी के थ्रू हमको स्मेल की जो सेंसेस थी वो डिटेक्ट होती थी। तो एनोस्मिया एंड हाइपोस्मिया दोनों की इन्होंने आगे मल्टीपल कॉजेज दी हैं, जिनमें से आपने 3-4 याद रख लेनी कि नेज़ल पॉलिप, enlarged trabinets, edema of the mucous membrane due to rhinosinusitis, nasal allergy or vasomotor rhinitis, DNS, atrophic rhinitis, ट्रॉमा विच माइट डैमेज, वो ट्रॉमा जो कि ओल्फैक्टरी एरिया को डैमेज कर दे, या वो ट्रॉमा जो कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में जो नर्व्स प्रेजेंट है उनको डैमेज कर दे, उसकी वजह से देर माइट बी डिस्टर्बेंस ऑफ, देर माइट बी हाइपोस्मिया और एनोस्मिया। Any intracranial lesions which are affecting the olfactory nerve or the bulb and its central connections might also lead to anosmia and hyposmia. Tumors of the nose and paranasal sinuses, any foreign body, nasal adhesions, enlarged adenoids, nasopharyngeal tumors, guanal atresia, functional और क्या कहते हैं functional anosmia. These are all the causes which might lead to anosmia and hyposmia. Then there is condition which is known as parosmia. Parosmia is basically alteration या perversion in the perception of smell as the patient interprets the odor incorrectly। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि लेट्स सपोज कोई एक परफ्यूम है, एज एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एक परफ्यूम है जिसकी स्मेल लेट्स से एलोवेरा की है, लेकिन एलोवेरा के बजाय उस पेशेंट को कोकोनट की स्मेल आ रही है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज पेरोस्मिया। कि उसकी जो स्मेल है उसकी वो सेंस ऑफ स्मेल ख़राब नहीं है, लेकिन जो परसेप्शन है वो ख़राब है। एंड दिस ऑकर्स ड्यू टू मिसडायरेक्टेड रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। इस कंडीशन को हम कहते हैं पेरोस्मिया। Hyperosmia is heightened sense of smell. Hyposmia was a partial loss, whereas hyperosmia is heightened sense of smell and it occurs due to any functional या central lesions. And lastly, cacosmia क्या होता है? Cacosmia is basically when patient perceives every smell as bad or foul, and this occurs in क्या कहते हैं atrophic rhinitis, chronic rhinosinusitis and suppurative conditions of the nose, उसमें cacosmia हो जाता है। फिर हमारे पास कंडीशन सिम्टम्स आ जाता है फाउल स्मेलिंग फ्रॉम द नोज एंड क्रस्टिंग। ये यूजली उन पेशेंट्स में देखा जाता है जिनकी नेजल सिक्रीशन ज़्यादा ना बन रही हो, ड्राइंग ऑफ द नेजल सिक्रीशन हो, वो उन केस में होता है कि पेशेंट्स की नाक के अंदर क्रस्ट बनने लग जाते हैं, नेजल कैविटीज़ के अंदर क्रस्ट बनने लग जाते हैं, जो कि हमको नेजल स्क्लेरोमा, राइनाइटिस सिक्का, एट्रोफिक राइनाइटिस में देखे जाते हैं। और उस केस में फिर पेशेंट्स के नाक में से बहुत अजीब सी फाउल सी स्मेल आ रही होती है। सो दैट इज़ अनदर सिम्टम। फिर आ जाती है स्नोरिंग। स्नोरिंग जो कि नॉर्मली लोग स्लीप में करते भी हैं, अगर तो वो अगेन स्नोरिंग के कहते हैं किसी कंडीशन के साथ एसोसिएटेड हो, देन ये सिम्टम बन जाता है स्नोरिंग। इट ऑकर्स क्या कहते हैं व्हेन द, बिकॉज ड्यूरिंग स्लीप ये होता है कि जो पेशेंट होता है वो अपने अगर लेट सपोज कोई नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट हो, एंड नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में क्या कहते हैं पेशेंट जो है फिर वी नो कि ही और शी वुड ब्रीथ थ्रू हिज और हर माउथ। एंड उस केस में क्या होता है कि आपका जो फेरिंग्स होता है, जो अगर सॉरी फेरिंग्स कह रहा हूँ, जो सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बेसिकली स्नोरिंग प्रोड्यूस कर रही होती हैं। और इसकी भी कॉमन कॉजेज़ क्या है? एक तो ओबिसिटी विच माइट लीड टू बल्की और ऑफरेंजियल टिश्यूज़, enlarged palatine tonsils, enlarged adenoids, nasal obstruction due to DNS या nasal polyp, macroglossia and elongated uvula। स्नोरिंग यूजली एक हमको सिंड्रोम, स्नोरिंग वाला वैसे जो सिम्टम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्नोरिंग, क्योंकि नॉर्मली भी लोग करते हैं। स्नोरिंग वाला जो वो है सिम्टम है यूजली स्लीप एपनिया सिंड्रोम में देखा जाता है, विच इज़ करेक्टराइज्ड एज मोर देन 30 एपनिक अटैक्स। एपनिया इज बेसिकली सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो मोर देन 30 एपनिक अटैक्स लास्टिंग फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स ड्यूरिंग अ 7 आवर स्लीप। कि ड्यूरिंग अ 7 आवर स्लीप में अगर पेशेंट को 30 दफ़ा ऐसा हो कि उसकी सांस बिल्कुल 10 सेकंड के लिए रुक जाए,
So that condition is known as sleep apnea syndrome, that is either obstructive, आइदर सेंट्रल, आइदर मिक्स्ड। फर्दर स्लीप अपने सिंड्रोम की इन्होंने क्लासिफिकेशन बताई हुई है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने सिंड्रोम में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी होती है और जो पेशेंट है वो ओवरकम करना चाहता है उस ऑब्स्ट्रक्शन को। वेयर सेंट्रल स्लीप अपने सिंड्रोम में ये होता है कि जो वो रेस्पिरेटरी एफर्ट होती है और जो एयर फ्लो होती है वो टोटली सीज हो चुकी होती है पेशेंट में, और जो पेशेंट है वो उसकी क्या कहते हैं कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती नहीं तो वो रेस्पिरेटरी एफर्ट को सही से नॉर्मली मेंटेन कर नहीं पाता। एंड जो स्लीप एपनिया सिंड्रोम की कॉज है इट इज़ यूजली ड्यू टू डिफेक्ट इन द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर स्नोरिंग वाला पार्ट ना भी आता तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हमारे पास सिम्टम आता है स्वेलिंग एंड नेजल मैसेज। स्वेलिंग भी लेट्स सपोज कोई स्किन का लीजन होगा लाइक बॉयल या नियोप्लाज्म या ट्रॉमा एट द लेवल ऑफ स्किन ऑफ एक्सटर्नल नोज, तो उससे भी नो एक्सटर्नल नोज की स्वेलिंग हो जाती है। एंड ऑल्सो कोई इंट्रानेजल मैस आ गया हो कि लेट्स सपोज पॉलिप आ गया हो या एनी कोई ट्यूमर हो गया हो, उससे भी नोज़ की स्वेलिंग हो जाती है। या कोई पैरानेजल साइनसिस के लेवल पे ट्यूमर हो गया हो या उसमें कोई अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन की एक्सटेंशन हो गई है तो इट ऑल्सो लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ द नोज। उसकी भी अगेन उन्होंने फर्दर, अच्छा ये स्वेलिंग की थी। और नेज़ल मैस जो है इंटरनेज़ल मैसेज उनकी भी फर्दर उन्होंने कॉजेज बताई हुई हैं। नेज़ल पॉलिप्स, हाइपरट्रॉफीड इंफीरियर टर्बिनेट, मार्क डेविएटेड नेज़ल सिम्टम एंड एंजियोफाइब्रोमा। अगेन नहीं याद होता कोई बात नहीं, वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेज़ल डिफॉर्मिटी, नेज़ल डिफॉर्मिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन कॉज इज ट्रॉमा विच लीड्स टू ऑस्टियो कार्टिलेजिनस डिफॉर्मिटी। एंड देन हमारे पास आते हैं आई सिम्टम्स। आई सिम्टम्स भी हमें पता है कि जब भी कोई क्या कहते हैं लेट्स सपोज नज़ला होता है तो नज़ले के साथ ज़्यादातर लोगों को वो आई के सिम्टम्स होते हैं। वो किस तरह के हो सकते हैं कि वाटरी आइज होती हैं विच इज़ नोन एज एपिफोरा। बहुत रेयर होता है लेकिन कभी कभी इम्पेयर्ड विजुअल एक्विटी, इम्पेयर्ड कलर विजन भी हो सकता है। प्रोप्टोसिस होती है विच इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आई बॉल। एंड लास्टली ट्रॉमा एंड फॉरेन बॉडी। बेसिकली ये देखा गया कि जो नोज़ है, नोज़ इज़ दी मोस्ट कॉमन क्या कहते हैं पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो कि ज़्यादातर फ्रैक्चर हो जाती है। एंड फॉरेन बॉडीज़ ही ज़्यादातर, मतलब फॉरेन बॉडी इन द नोज इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन फिनोमेना स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड इन मेंटली रिटार्टेड पर्सन। क्योंकि बच्चों में मैंने पहले भी कहा था, देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अपने नाक के अंदर कोई छरा या कोई दाना या कोई दाल दाल का दाना कुछ भी हो, मतलब वो चीज़ें अंदर घुसा देते हैं। तो ये ट्रॉमा और फॉरेन बॉडी का ये है, दीज आर बेसिकली मोस्ट कॉमन सिम्टम्स रिलेटेड टू योर नेजल डिसीज़। इसमें जो मेन चीज़ हमने याद रखनी है वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन याद करनी है, योर राइनोरिया याद रखना है, हेडेक एंड फेशियल पेन वाला याद रखना है स्पेशली साइनसाइटिस का, एंड डिस्टर्बेंसेस ऑफ स्मेल, दीज आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि इसमें याद रखनी है। एपिस्टेक्सिस और राइनोलेलिया हम अलग से पढ़ेंगे। और हमको साथ साथ ये जो उन्होंने वो बताई हुई है पेशेंट की हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें पूछेंगे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन में, राइनोरिया के केस में और हेडेक और साइनसाइटिस के केस में, वो भी अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ये चीज़ें बेसिकली इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये चैप्टर इसी समझ में आ गया एंड थैंक यू।